या गुड इवनिंग। आज ये हम इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे कैंट साइकिल जो 73 और 83, जिसको हम पैकडेलिंग बोलते हैं, उसमें क्या फंक्शन और कैसे काम करता है। सो जो आज का हमारा कैंट साइकिल कैंट साइकिल जो आज हम बता रहे हैं उसको बोलते हैं डीप ड्रिलिंग। डीप ड्रिलिंग में दो तरह के साइकिल यूज होते हैं। एक होता है हमारा G73 एंड G83। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसको हाई स्पीड पैक ड्रिलिंग बोलते हैं। हाई स्पीड पैक ड्रिलिंग। और जो इसको बोलते हैं पैक ड्रिलिंग। ओके। सो अभी इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, कौन सा कहाँ पे अप्लाई होता है, क्या फर्क है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ी है, पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और क्या फर्क पड़ता है इससे। इसको मैं अभी क्लियर करता हूँ। ये एक कंपोनेंट है जिसके अंदर हमें गहराई में ड्रिल करना है। सो यहाँ पे मैंने दो तरह के बॉक्सेस बनाए हैं जिसमें ड्रिल करना है। सो इसमें जब ड्रिल करेंगे तो ड्रिल की रिक्वायरमेंट कैसी होती है और हमें कैसे चाहिए होता है। या रमेश, सो इसको हम ऐसे कंसीडर करते हैं G73 और इसको G83। G73 और G83 में फर्क क्या है? ये भी पैक ड्रिलिंग है, ये भी पैक ड्रिलिंग है। इसमें अभी जो मैं डॉट लाइन लगाऊंगा वो हमारा रैपिड होगा और जो कंटिन्यूस लाइन है वो फीड होगा। इसका जो कैंट साइकिल का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। G98, G73, X0, Y0 एंड देन उसके बाद R एंड देन उसके बाद Z माइनस एंड देन उसके बाद फीड और उसके बाद इसमें आता है Q। दूसरा जो साइकिल है उसके लिए क्या अप्लाई होता है? G98, G83, इसमें भी सेम वैल्यू है X, Y, R, Z, F एंड Q। फंडामेंटली दोनों सेम ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बट इसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग अलग है। वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है? हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है इसके अंदर जब ड्रिल करेंगे, इसको पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो हमारा जो टूल काम करेगा, टूल बेसिक हमारा, जैसे यहाँ पे अगर मैंने Z0 किया है और इसकी जो बॉक्स की गहराई है यहाँ से यहाँ तक 200 मिलीमीटर है। 200 मिलीमीटर मेरे को ड्रिल की गहराई में करना है। तो ड्रिल कैसे काम करेगा, ये जैसे हमारा इनिशियल पॉइंट है, उसके बाद ये आर पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल है, इसको मैं आई लिखा, और ये हमारा जो पॉइंट है इसको मैंने आर लिखा। और उसके बाद यहाँ से जो लाइन चालू हुई है ये चालू हुई है। ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद इसमें क्या होगा,
यहाँ पे आने के बाद इसमें ये जो लाइन है ना, ये टूल हमारा बाहर निकलेगा यहाँ तक। उसके बाद ये यहाँ से ऐसे आएगा और फिर ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो फिर लाइन है ये फीड में चालू होगी यहाँ से यहाँ तक। ये लाइन फीड में चालू होगी। उसके बाद ये वापिस यहाँ पे आर पॉइंट पे जाएगा और आर पॉइंट से फिर वापिस आएगा यहाँ पर। और उसके बाद ये फिर फीड में काम करेगा ऐसे। उसके बाद यहाँ से फिर टूल बाहर आएगा और फिर ये वापस आएगा, फिर यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर फीड में काम करेगा। लाइक दिस, इस तरह का काम करेगा। इसको हम बोलते हैं, ये जो एक्टिविटी है इसको बोलते हैं G83। इसके अंदर क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो डिस्टेंस है ये, इसको हम बोलते हैं क्यू। इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्यू, जो हमारा पैक का एक गैप है, डिस्टेंस है, पीईसी के पैक वैल्यू। पैक वैल्यू मीन्स कि आपको एक कितने कितने छोटे में पैक में आपको ड्रिलिंग करना है। सो ये हमारा 83 का साइकिल हो गया। अब सेम ऐसे ही मैं 73 का करता हूँ। तो 83 और 73 में क्या फर्क है उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ अभी। इसमें क्या होता है कि जब भी ये ड्रिल पैक में आएगा बाहर, तो हर बार ये जॉब से बाहर निकलेगा। बाहर ना भी निकले तो ये आर वैल्यू तक आएगा रिटर्न में, देन अगेन फिर वापस जाएगा। और ये जो गैप होता है आपका यहाँ से और यहाँ के बीच में जो गैप होता है, इस वैल्यू को हम जस्ट एक डी वैल्यू बोलते हैं। डी डी वैल्यू ये आपके पैरामीटर में सेट होती है कि आपकी रैपिड प्रीवियस से कितना रैपिड पहले रुकेगा आपका टूल। वो डी वैल्यू डिफाइन होती है पैरामीटर से। इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं बट जरूरत नहीं पड़ती है इसकी। तो बेसिक इसमें क्या होता है कि टूल जब जॉब से बाहर निकलता है, उस दौरान चिप्स को बाहर निकालेगा और अगर कूलेंट यहाँ नीचे तक नहीं पहुंच रहा है तो टूल पे एक बार गिरता हुआ कूलेंट जाएगा, जिससे ये जॉब को टूल को ठंडा कर देगा। ये इसका पर्पज है। इसका यूज क्या किया जाता है, आपको चिप्स को कंपोनेंट से बाहर निकालने के लिए। और जब ड्रिल गहराई में जाता है तो जब ये ड्रिल वहां तक कूलेंट नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ये ब्लाइंड ऑपरेशन होता है, अंदर क्या कटिंग हो रहा है होल के अंदर वो पता नहीं लगता। वहां पे हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है और उस हीट को कम करने के लिए टूल को बाहर निकाला जाता है, जिससे चिप ब्रेक हो जाए, चिप्स लंबा ना निकले और जॉब ठंडी भी रहे और टूल भी ठंडा रहे, जिससे कंटिन्यूस चलता रहे। मेन रिक्वायरमेंट ये है। लेकिन इसके दौरान इसमें साइकिल टाइम ज्यादा लगता है इस तरह की एक्टिविटी करने में। इसका जो जरूरत होता है, ये ज्यादातर क्या होता है आपको, ये जो है आपका, एक तो इसमें साइकिल टाइम ज्यादा होता है, इसका सीटी साइकिल टाइम बढ़ जाएगा और इसकी जो टूल लाइफ आपकी डिटोरिएट होगी। इससे साइकिल टाइम बढ़ेगा और इसकी कम होगी। इसमें ये डिसएडवांटेज है। सिमिलर अगर मैं हेलो हेलो सिमिलर अगर मैं इसकी बात हेलो करूँ, क्या बोलिए। सर, जो ट्रू लाइफ इसकी वो होगी, कम होगी, तो फिर ट्रू लाइफ कम कैसे होगी इसमें, क्योंकि हम तो पैक में डील कर रहे हैं इसको। मैं जरूर बताता हूँ, इसका एक सेकंड रुका भी बताता हूँ आपको। जब दोनों का कंपैरिजन होगा ना, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी क्यों कम। हेलो आवाज आ रही है आपको? हेलो हाँ, ये जब दोनों का कंपैरिजन हो सर, जाएगा 73 वॉइस ब्रेक टू हो रही 83 का, देन आपको अंडरस्टैंड हो पाएगा कि क्या है।
ओके सर। ओके ओके, थैंक्स। सो अभी इसके अंदर जब मैं 73 का साइकिल बनाने जा रहा हूँ, 73 में क्या होता है एक्चुअल में वो बताता हूँ आपको। 73 के अंदर जो हमारा टूल काम करता है, तो इसकी मैं थोड़ा सी ना विड्थ बढ़ाता हूँ इसकी। जैसे ये लाइन है आपकी, ये यहाँ से लाइन चालू हुई, ये दूसरी लाइन लगी, ये आपका लीड काम करा। इसके अंदर टूल जो है जब बाहर निकलेगा तो बाहर कैसे निकलेगा, ये जस्ट ऐसे और ऐसे इतना उठेगा, और उसके बाद यहाँ, उसके बाद ये फिर फीड में काम करेगा। सेम ऐसे ही इसके बाद ये आपका यहाँ से ऐसे टूल उठेगा और यहाँ से फिर अगेन आपका फीड में काम करेगा। और फिर सेम ऐसे ही ये फीड में काम करेगा, उसके बाद ये उठेगा ऐसे, और फिर ये कंटिन्यूस आपका ऐसे काम करेगा। और जब डेथ पूरी हो जाएगी तो ये टूल आपका पूरा बाहर निकल जाएगा ऐसे। ये आपकी आर लेवल है और ये आपका इनिशियल लेवल है। अभी जो आपका ये जो गैप है ना, टूल जितना ऊपर उठा है, ये जो गैप है इसको भी सेम डी बोलते हैं, और डी पैरामीटर से सेट होता है ये। इसका पर्पज क्या है कि इसके अंदर टूल जॉब से बाहर नहीं निकलेगा, बट टूल का जो कटिंग है कंटिन्यूअस, उसके अंदर ब्रेक होगा जो चिप्स को ब्रेक करेगा। जो टूल घूमता रहेगा बट फीड रुक जाएगी, उसकी फीड रुकेगी और थोड़ा सा 2 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर पीछे हटेगा, और फिर वहां से फिर फीड चालू हो जाएगी। सो जस्ट ये जो गैप है ये आपका 3 मिलीमीटर का हो सकता है, और यहाँ पे पूरा कंपोनेंट से बाहर जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो मशीनिंग टाइम है वो मशीनिंग टाइम इसमें ज्यादा लगेगा, इसके अंदर आपकी साइकिल टाइम कम होगा और टूल लाइफ इंक्रीज होगी। टूल लाइफ इंक्रीज होगी और साइकिल टाइम कम होगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपका टूल का मोशन कम हो गया, टूल का मोशन कम हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं ये वाले साइकिल को हाई स्पीड। हाई स्पीड। हाँ सर, क्लियर हो गया सर। ये हाई स्पीड है तो इसको बोलते हैं हम, ये जो साइकिल है ये आपका 73 है और ये आपका 83 है। कहाँ पे 83 लगाते हैं, कहाँ 73 लगाते हैं, उसका और बताता हूँ अभी। जब आप HSS का ड्रिल यूज करते हैं उस दौरान कूलेंट अंदर तक नहीं पहुंचता, वहां पे हमें 83 यूज करना चाहिए, और जहां पे हम सॉलिड कार्बाइड थ्रू कूलेंट का ड्रिल यूज करते हैं वहां पे हमें 73 यूज करना चाहिए अगर जरूरत है तो। क्योंकि यहाँ पे तो आपका अगर कूलेंट अंदर है, खाली आपको चिप ब्रेक करना है। जैसे क्या होता है कि एल्युमिनियम हो या स्टील हो, जब चिप्स कंटिन्यूस चलता है तो ड्रिल के लपट जाता है, वो लिपटे ना और टुकड़ों में सेगमेंट में निकले, इसलिए इसको चिप ब्रेकर बोलते हैं। और चिप ब्रेक का काम करेगा, टूल घूमता हुआ जब जाता है तो एक सर्टेन लेंथ पे जाकर रुकेगा और फिर घूमना चालू हो जाएगा दोबारा। तो जो ब्रेक हुआ ना, उस दौरान आपकी चिप्स ब्रेक हो गया, खाली चिप ब्रेकिंग का काम करता है बस इसमें। टूल थोड़ा सा 2 मिलीमीटर पीछे हटेगा, फिर वहां से फिर फीड चालू हो जाएगी। तो ये बेसिक आपका 73 और 83 के अंदर डिफरेंस है मेजर। अभी ये आता है कि 73 और 83 तो लगाए थे, लेकिन क्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। क्यू वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है उसके बारे में बताता हूँ अभी आपको। अभी आप समझ गए होंगे कि 73 और 83 के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, कौन सा कहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसलिए इसको HSS के लिए मैं यूज करते हैं, इसको सॉलिड कार्बाइड के लिए यूज करते हैं।
या फिर हमारे जहाँ पे लॉन्ग चिप्स निकलते हैं वहां पे इसको यूज कर सकते हैं 73 को। 83 को नॉर्मल जहाँ पे HSS का टूल यूज। सर आपने एक जो टूल से जो रिपीट किया था कि दोबारा रिपीट करोगे सर 77 83 का कि कौन सा था आप में से क्वेश्चन इसके बाद पूछ सकते हैं, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ देन उसके बाद। ठीक है सर, ओके ठीक है। ओके। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको जो है इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं क्लियर करता हूँ अभी। सो अभी जो आपका मेन जो डिफरेंस बताने वाला हूँ आपको, क्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। क्यू क्यू इज इक्वल पैक वैल्यूज, पैक वैल्यूज डिस्टेंस बिटवीन जो हम टूल्स एग्जिट एंड फीड स्टार्ट, बेसिक ये डिफरेंस है इसके अंदर। क्यू मीन्स पैक वैल्यू, पैक वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टूल एग्जिट एंड फीड स्टार्ट। जहां से हमारी फीड स्टार्ट होनी है वहां से और टूल जहां तक बाहर निकलेगा वो पैक वैल्यू कहलाती है, पुराने से नए के बीच में। अभी इसकी क्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है वो जस्ट एक एक्सप्लेन करता हूँ एक छोटे से एग्जांपल से, देन आपको अंडरस्टैंड हो पाएगा कि हमारी कैलकुलेशन कैसे चलती है। तो उसको समझने के लिए जस्ट एक मैं छोटा सा ब्लॉक बनाता हूँ और इसमें हमारी नीड क्या है उसके ऊपर मैं बताता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है। ये हमारा एक होल है, ये हमारा जो होल है यहाँ तक होना है सपोज करो। इसकी जो अभी डेप्थ है, जो गहराई है वो ये दी हुई है। गहराई सपोज करो हमारी 150 मिलीमीटर है, 150 मिलीमीटर ये हमारी रिक्वायरमेंट है। सो इसके अंदर हमारी पैक वैल्यू क्या रहेगी, पैक वैल्यूज, पैक वैल्यू क्या रहेगी ये डिसाइड करने के लिए कि टूल जब कट करता है उस दौरान एक बार में कितना मैक्सिमम जा सकता है विदाउट एनी हीटिंग जनरेट। सो वो हमें टेंटेटिव आइडिया लग जाता है कि सपोज करो मेरा 150 मिलीमीटर जाना है तो मैं 30-30 मिलीमीटर के या 35 मिलीमीटर के पैक लगाऊंगा अलग से। ठीक है, सपोज करो मैं 30 मिलीमीटर की वैल्यू लेता हूँ, तो 30 मिलीमीटर की जो वैल्यू लेते हैं, इस 30 मिलीमीटर की वैल्यूज कहाँ से कैलकुलेट होगी, पहले तो वो नोन होना चाहिए। और क्यू की पी की क्यू की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट होगी, तो जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। हमारी फीड जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है यहाँ से, मीन्स आर पॉइंट से। सो आर पॉइंट हमारा कितना है, अगर ये मान लो ये डिस्टेंस भी मैं ऐड करता हूँ, ये करना ही पड़ेगा हमें क्यू के केस में। सपोज करो ये 5 मिलीमीटर है, तो टोटल हमारी फीड ट्रेवल कितनी होगी 155। 155 डिवाइड बाई सपोज करो मैं 10 लगाता हूँ इसमें, 10 पैक लगाने हैं मेरे को, तो एक पैक की वैल्यू कितनी आएगी 155 डिवाइड बाई 10। 155 डिवाइड बाई 10, सो वैल्यू आई हमारी 15.5। 15.5। हाँ, जब 15.5 वैल्यू आई है, ये वैल्यू हमारी होगी क्यू की वैल्यूज। तो ये कैलकुलेशन कहाँ से की जाती है, हमारी आर वैल्यू प्लस करके की जाती है, क्योंकि फीड हमारी स्टार्ट यहाँ से हो रही है और यहीं से हमारी लेंथ कैलकुलेट हो रही टोटल्स।
सो लोग गलती क्या करते हैं, जितना हमारी ड्रिल डेप्थ होती है ना उससे कैलकुलेट करते हैं, वो गलत है। वो क्यों गलत है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसकी वैल्यू गड़बड़ क्यों होती है। सपोज करो मैंने 150 को मैंने कुछ कैलकुलेट किया 10 से, तो सीधा 15 आ गया, नो डाउट। पहली बात तो ये आउटकम जो है ना, इसको नंबर्स में कैलकुलेट करना है हमें। ये जो वैल्यू है ना, ये जब हम ये पॉइंट कैलकुलेट करते हैं उस दौरान ये राउंड फिगर में आनी चाहिए, ये डेसिमल में नहीं आनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि सीधी पैक की वैल्यू डालते हैं 20, 25, 15। सपोज करो मैंने 25 डाला यहाँ पे, कोई डालता है कि 20, और ये राउंड फिगर में जो डेप्थ बैठ रही है मान लो ये 168 मिलीमीटर है, 168 है, और मैं क्यू की वैल्यू अगर 20 डालता हूँ, क्यू इज इक्वल 20, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा 168 प्लस 5, 173 और डिवाइड बाई 20। सो कितना आया, नंबर ऑफ कितने आए, नंबर 8.65। 173 डिवाइड बाई 20, अभी आया 8.65। अब 8.65 के अंदर क्या होगा कि ये नंबर ऑफ पैक हो गए, ये वैल्यू ऑफ पैक है, ये नंबर ऑफ पैक है। तो ये क्या करेगा, 8 बार तो पूरा चलेगा, 8 बार तो पूरा चलेगा, लास्ट वाले में क्या होगा 65। मतलब ये जो है, एक बार चला, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे 8 बार चलेगा। और 9वीं बार के अंदर क्या होगा, जो नीचे गैप बच गया ना, वो गैप बच गया हमारा 20 मिलीमीटर था ना, तो 20 का हमारा कितना हिस्सा बचा है, 6। तो मतलब ये मान के चलो कि 3 या 4 मिलीमीटर गैप के लिए यहाँ पे टूल फिर दोबारा आएगा। जब भी हमारा टूल पैक में जाएगा तो हर बार रगड़ा खाता हुआ जाएगा, रगड़ा खाता हुआ आएगा। तो क्या होता है कि टूल जब अंदर गहरे में जाता है, टूल का लाइफ कैसे निकलता है, टूल का लाइफ निकलता है आपका कॉन्टेक्ट टाइम से। कॉन्टेक्ट टाइम, टूल जितनी देर जेब के अंदर रहेगा उतनी देर हमारा टूल उसके अंदर हीट जनरेट करेगा और मे भी उसमें रगड़ा खा के गर्म होगा। सो बेसिक पर्पज क्या है कहने का, कि जो लास्ट वाला कट है उसके लिए टूल दोबारा आएगा, और ये इतना सा काम करने के लिए ही आएगा। अगर ये वैल्यूज मेरी सपोज करो 95 होता है निकल के आती है, तो ये मान के चलो कि 0.5 mm के लिए ये टूल मेरा पूरा बाहर निकलता फिर अंदर आता। तो एक क्या होगा कि एक पैक का पूरा आपका टाइम इंक्रीज हो गया। जो एक पैक में टाइम लगता है, सपोज करो हमारा 3 सेकेंड या 4 सेकेंड टाइम लगता है, या 5 सेकेंड लगता है, फीड वीड सब कैलकुलेट करके सपोज करो 5 सेकेंड लगता है एक पैक के अंदर। तो एक पैक हमारा 5 सेकेंड पर होल बढ़ गया है। अगर ऐसे मेरे 20 होल हैं तो कितना बढ़ गया, 20 होल अगर हैं और एक कंपाउंड के अंदर मान लो 10 सेकंड का फर्क पड़ रहा है, तो 20 होल के अंदर हमारा 200 सेकंड का फर्क पड़ जाएगा। और 200 सेकंड का मतलब क्या होगा कि एक कंपाउंड के अंदर 200 सेकंड आपकी वेस्ट गई है, वो किसी काम के नहीं, जस्ट ऑफ कैलकुलेशंस। सो कैलकुलेशन आपकी जो नंबर ऑफ पैक जो आएंगे ना, वो आपके पूरे राउंड फिगर आने चाहिए, नोट डेसिमल, डेसिमल में नहीं आने चाहिए। ये आउटपुट आनी चाहिए, बशर्ते आपका यहाँ पे पॉइंटों में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पॉइंटों में लिखना चलेगा और यहाँ पे वन टाइम लिखना है। बट अगर आपका पैक 0.5 भी वैल्यू बच गई तो 0.5 के लिए भी उतना ही काम करना पड़ेगा जितना वो 20 मिलीमीटर के लिए कर रहा है। तो 0.5 के लिए हमारा कोई लॉजिक नहीं है। अगर 0.5 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं मैं 5 पैक, जो 8 पैक मेरे लगने वाले हैं, तो उसमें माइक्रोन्स में जाएगा, उसमें महसूस नहीं होगा। बट एक सेपरेट पैक लगाना वो डिफिकल्ट होगा। सो बेसिक क्यू निकालने का पर्पज ये, क्यू डिस्का क्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। अब किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर जैसे कि आपने बताया कि 0.5 ये दोबारा चलेगा इसमें। बिल्कुल। जी, तो 0.5 में जो रेफरेंस, जो हमारी रेफरेंस पॉइंट है, तो वहां से फीड में चलेगा ये।
फीड में नहीं चलेगा, वहां से रैपिड में चलेगा, और जहां पे लास्ट रुका था ना वहां से फीड में चलेगा आपका। वहां स्पीड में चलेगा। हाँ, ओके। तो बेसिक कहने का पर्पज ये है कि आप कैलकुलेशन आपको जो करनी है ना, नंबर ऑफ पैक पूरे राउंड फिगर में आने चाहिए। पैक की वैल्यू आपकी डेसिमल में आए वो चलेगा, वो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके नंबर ऑफ पैक जो है ना वो पूरे राउंड फिगर में आने चाहिए, जिससे वो जितनी बार होल एक ड्रिलिंग के अंदर जाएगा ना वो नंबर काउंट होंगे आपके। वैल्यूज तो आपको प्रोग्राम में डलेगी, नंबर जो कैलकुलेट होंगे वो जस्ट एक आपकी टूल लाइफ को इम्पैक्ट डालेगा। तो इन दोनों के अंदर फर्क क्या है कि आपको जहां पे यूज हो, अगर आपको एचएसएस का ड्रिल है तो आपको 83 यूज करना है, सॉलिड कार्बाइड का ड्रिल है तो आपको 73 यूज करना है। दोबारा बताना सर इसे, अगर एचएचएस का है हमारा तो 83 यूज करना, G83। जी। और अगर आपका सॉलिड कार्बाइड का ड्रिल है जो मतलब थ्रू कोलेंट जिसके अंदर है, थ्रू कोलेंट वाला कोई भी टूल हो उसको आप 73 के अंदर चला सकते हो। इसको बोलते हैं हाई स्पीड पैक ड्रिलिंग। तो आपका साइकिल टाइम दोनों के अंदर जो फर्क पड़ता है ऑलमोस्ट 30% का कम से कम फर्क पड़ जाता है, 30 to 40% एक होल के अंदर। एक होल को करने के अंदर मान लो 200 मिलीमीटर गहराई है, फीड वैल्यू सेम है आपकी, तो आपको 30% 40% का साइकिल टाइम का सेविंग मिलता है दोनों साइकिल के बीच में, अगर आप उसमें कंपैरिजन करेंगे तो। सर जैसा आपने G73 में बताया था कि जो जो वैल्यू जो नीचे से जो ऊपर उठता है वो बहुत कम वैल्यू है, मतलब कम है, वो मतलब कम डिस्टेंस है, तो उसमें उसमें जैसे कि मान लीजिए आपने बताया, मान लीजिए 12 mm डेप्थ माननी है और 10 उसने मार दी, ठीक है, फिर जो नीचे की आपने बताया था कि वो 2 mm उठता है, तो वो हीट नहीं होगा, वो नहीं लगातार नहीं, आप 10 mm समझे मारेगा ना। नहीं, आप समझे नहीं। 12 मिलीमीटर पैक क्यों चलाएंगे पहली बात तो, हम्म। मैं आपका एक्सप्लेन आपका समझ नहीं पा रहा। अब बताओ इसमें क्या कहना चाह रहे थे इसमें। 73 में 73 के अंदर जब आप वो जो आप उठाने की बात कर रेफरेंस रहे थे, पॉइंट पे रेफरेंस पॉइंट पे नहीं आता ना, वो अंदर ही रहता है ना ढीला हमारा। तो जो बिल्कुल जो अंदर ही हाइट वो, रहता है। हाँ, तो वो लगातार फीड में कितना चलेगा, मान लीजिए 12 mm में जब ड्रिल करना है तो लगातार कितना चलेगा वो कंटिन्यूअसली फीड में, मतलब पैक ये मेरे 12 चलेगा। 12 mm के हैं। ये जो क्यू वैल्यू है ना आपकी उतना कंटिन्यू चलेगा। हम्म। उसके बाद जस्ट आपका टूल ऊपर उठेगा और वहां से फिर फील्ड में चलेगा। ये जो डिस्टेंस है ना इसको डी डिस्टेंस बोलते हैं, और ये पैरामीटर से सेट होता है। ये 2 से 3 मिलीमीटर के आसपास सेट होता है बस। ये टूल जैसे कंटिन्यू चल रहा है, 20 मिलीमीटर आपके पूरे हम्म। हुए वहां पे, यहाँ रुक गया। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा, कितना, 3 मिलीमीटर। देन उसके बाद फिर वहां से फीड में चालू हो जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे उठेगा, फिर फीड में चालू हो जाएगा, फिर उठेगा, फिर फीड में ऐसे चालू हो जाएगा, ऐसे काम करता है। तो ये यानी जो एक होल में कई सारे पैक हो गए हमारे, है जी, क्या कह रहे हो? एक होल में हमारे कई सारे पैक हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है। कई सारे नहीं, मतलब एक होल। नंबर ऑफ कितने ले आ रहे हैं आपके, कैलकुलेट होकर कितने आ रहे हैं उन पर डिपेंड करेगा। बेसिक पर्पज इसका यूज कहाँ होता है, जहां पे LYD 7 से ज्यादा ड्रिलिंग होती है। LYD 7, LYD 7 मतलब सपोज करो 7 का ड्रिल और 70 मिलीमीटर से ज्यादा गहराई अगर है आपकी, तो आपको पैक ड्रिल यूज करना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। HSS के केस में हो सकता है यूज करना पड़े, बट सॉलिड कार्बाइड में जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है कुछ? हाँ सर, मैं ये कह रहा था, हाँ, आपने क्यू की वैल्यू मान लो 20 mm डाली है, हम्म, तो मान लो पहला साइकिल चला, फिर दूसरा साइकिल चलेगा, तो डी की वैल्यू अपनी 3 mm है। हाँ
मतलब टेम्पर है तो वो 23 एम स्पीड में चलेगा मतलब, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 23 मिलीमीटर चलेगा। ठीक है। वो टाइम जो है ना, कट टाइम आपको उतना ही रहेगा, 23 मिलीमीटर रहेगा। डी वैल्यू आप कम ज्यादा कर सकते हो अगर जरूरत है तो, बट बाय डिफॉल्ट इतना होता है कि चिप्स को ब्रेक कर देता है बस। अच्छा अच्छा। नहीं, मान लो 83 में तो चिप ब्रेक वो पूरा अपना रीटेक टू पॉइंट जाएगा फिर वापस आएगा, तो उसमें तो 0.1 रहेगा तो भी कोई इशू नहीं है। हाँ वो तो कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो क्या है कि उसमें भी क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, उसमें एक एक कंसर्न आता है आपका। कंसर्न ये आता है कि इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड, और इसको इरेज कर देता हूँ। जब आप इसका मैं एक चीज बताना चाहता हूँ बस। जब एचएसएस का टूल यूज करते हैं उस दौरान अगर यह होल से बाहर निकलता है तो हार्मफुल है, ये चीज भी ध्यान रखने वाली है। एचएसएस का टूल सपोज करो इस डिजाइन का बना हुआ है मेरा, और ये टूल होल से बाहर आता है। अगर 200 मिलीमीटर का टूल है, जैसे मान लो इतना लंबा है, और यहाँ पे मैं इसको जब घुमाता हूँ तो क्या होगा, जब आरपीएम में घूमेगा ना, तो इसका इंप्रेशन कैसे आएगा, ये टूल यहाँ पे ऐसे कंपन करेगा। हम्म, कंपन करेगा तो ये आगे वाला पॉइंट है ना, ये ऐसे से हिलेगा। आरपीएम में जब इतने आरपीएम पे घूमता है तो इतना लंबा ओवर हैंग होने के बाद ऐसे से हिलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू है आर की, वो आर की वैल्यू माइनस में रखते हैं। सपोज करो ये 0 है ना, तो आर की वैल्यू यहाँ रखते हैं इसकी। तो इसमें क्या होगा कि ये आपका जो टूल है ना, इस जो टूल है होल से बाहर नहीं निकलेगा, जस्ट एक इसी के अंदर रहेगा, बट मैक्सिमम बाहर हो जाएगा। थोड़ा सा बहुत रहेगा खाली गाइड करने के लिए। इतने के अंदर कूलेंट पहुंच जाता है 10-5 मिलीमीटर के अंदर। इससे होल से पूरा बाहर नहीं निकालना है इसको। अगर बाहर से होल से बाहर निकाल दिया तो जिस आरपीएम पे टूल घूम रहा है उस आरपीएम पे दोबारा होल में नहीं घुसेगा, कहीं और चला जाएगा वो। तो ये चीज केयरफुल ध्यान रखने वाली बात है। आप सर सपोज करो मान लो 8 वैल्यू अपन ने माइनस में डाल दी और उसको नेक्स्ट ऑपरेशन पे जाना है तो फिर वो 98 बाहर यूज जाके करो, जाएगा, 98 यूज करो ना, 98 यूज करो। नेक्स्ट होल पे जाएगा तो इनिशियल पॉइंट से जाएगा। जाना पड़ेगा उसको, है ना? हाँ और डाले तो जेड की वैल्यू ऊपर से डाल के फीड में चला देंगे वो तो। वो 98 में यूज करोगे उसको, 98 से। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, और किसी का और क्वेश्चन है? एक यस। सर तो इसमें जैसा आपने बताया कि इसकी जो है